वो है हमारे पास जो है वो है एक्सक्रिएशन इन हाइड्रा। कि हाइड्रा के अंदर एक्सक्रिएशन कैसे होती है, हाइड्रा के अंदर एक्सक्रिएशन का प्रोसेस किस तरीके से होता है वो हम पढ़ेंगे। और हाइड्रा जो जानदार है बेटा, ये फाइलम निडेरिया या नाइडेरिया जिसको आप कहते हैं उसके ऑर्गेनिज्म है। फाइलम निडेरिया या नाइडेरिया एक फाइलम है, उस फाइलम के ये जानदार हैं। फाइलम नाइडेरिया के ये जानदार हैं। वंस अगेन देख लेता हूं मैं, अगर हो सकता है किसी ने ज्वाइन किया हो तो हम। तो फाइलम नाइडेरिया वाले जो जानदार हैं, ये टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रखते हैं। इनके पास टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। इनमें टिश्यूज पाए जाते हैं, इनमें कोई आर्गन आर्गन सिस्टम नहीं होता, और ये फ्रेश वाटर है। तो बाहर इनके पास जो है फ्रेश वाटर पाया जाता है। तो ये एक्सक्रिएशन किस चीज की करते हैं बेटा, ये अमोनिया एक्सक्रिएट करते हैं। एक्सक्रिएशन किस चीज की करते हैं, अमोनिया एक्सक्रिएट करते हैं। इनके पास कोई आर्गन नहीं है, इनके पास कोई आर्गन न होने की वजह से ये बॉडी सरफेस से डायरेक्टली अमोनिया को पास करवा सकते हैं। तो इस वजह से हम कहते हैं कि बॉडी सरफेस इज परमिएबल फॉर द एक्सक्रिएशन। इन हाइड्रा बॉडी सरफेस इज परमिएबल, बॉडी सरफेस जो है इनकी परमिएबल है, ये डायरेक्टली बॉडी से अमोनिया को पास करवा सकते हैं पानी के अंदर, क्योंकि ये जानदार क्या है, सॉफ्ट बॉडीड है। इनमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। इनमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। इनमें नॉर्मली क्या होता है कि बॉडी सरफेस एक्सक्रिएटरी मटेरियल को अलो कर सकते हैं। ये मींस डायरेक्टली स्किन से अमोनिया को ये जानदार पास करते हैं, बाहर रिलीज करते हैं, रिमूव करते हैं। और जबकि इनके पास कोई, ये डिप्लोब्लास्टिक है, इनकी बाहर वाली जो बॉडी लेयर है दैट इज एक्टोड्रम, और जो बेटा अंदरूनी लेयर है दिस इज नोन एज एंडोड्रम। तो एक्टोड्रम और एंडोड्रम दोनों लेयर्स इसके पास अवेलेबल होने की वजह से डिप्लोब्लास्टिक है। दो लेयर्स होने की वजह से ये डिप्लोब्लास्टिक है। और जबकि ये बीच में सेंट्रल लेयर भी नॉन लिविंग मीजोगिलिया इसके पास अवेलेबल है। In between ectodrum and endodrum, non-living mesogilia is available. Central this cavity, ये central cavity है। इस central cavity को हम नाम देते हैं कि ये central cavity को हम नाम देते हैं कि इनके पास जो central cavity available है, इस central cavity को सीलेंटीरॉन cavity या गैस्ट्रोवेस्कुलर cavity कहा जाता है। ये tentacles हैं। We are not here with concerned with these gastrovascular cavity or tentacles and mouth। हम इस जगह पे किसके साथ कंसर्न हैं कि इनके पास जो स्किन है वो परमिएबल टू अमोनिया है। तो ये अमोनिया को बॉडी से पास कर सकते हैं, स्किन से ही डायरेक्टली एक्सक्रिएट आउट करते हैं। इनका जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट है वो अमोनिया है। किस वजह से, दो चीजों की वजह से। एक तो ये फ्रेश वाटर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वन इज फ्रेश वाटर लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये। और बेटा दूसरी चीज जो है वो है ये सॉफ्टिकेटेड है, सॉफ्टिकेटेड है। हमने कल पढ़ा था कि अमोनिया वो जानदार पास कर सकते हैं जो जानदार सॉफ्टिकेटेड हो, सॉफ्ट हो, उनकी बॉडी में कोई बोन नहीं हो, हड्डी नहीं हो, तो उनकी बॉडी डायरेक्टली स्किन से बॉडी से अमोनिया को पास करवा सकती है। अमोनिया को पास करने के लिए इनके पास स्किन अवेलेबल है, और स्किन से ये डायरेक्टली सॉफ्ट स्किन से अमोनिया को ये डायरेक्टली पास कर सकते हैं। तो आगे हम आते हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म है वो है बेटा एक्सक्रिएशन इन प्लेनेरिया। दिस इज द फिगर ऑफ प्लेनेरिया, यू कैन सी हियर। ये प्लेनेरिया की जो है फिगर है।
प्लेनेरिया वाले जानदार जो हैं इनमें एक इंपॉर्टेंट चीज पाई जाती है, दैट नोन इज फ्लेम सेल। दिस इज फ्लेम सेल, ये फ्लेम सेल है। मैं इसकी फिगर भी बना रहा हूँ, नेक्स्ट पेज पे आपको बता रहा हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पे, कि ये फ्लेम सेल किस तरीके से होता है। इस फ्लेम सेल के अंदर जो है बाहर से एक स्ट्रक्चर है ये वाली, जो इसको कवर कर रही है एक्सटर्नली। इस एक्सटर्नल लेयर को आप कह सकते हैं कि ये एक आउटर मेम्ब्रेन है इसकी, और अंदर जो है इस जगह पे न्यूक्लियस भी पाया जाता है फ्लेम सेल में, और अंदर स्ट्रक्चर मौजूद है सीलिया से बनी हुई, वो फ्लेम सेल की सेंट्रल सीलिया की बनाती हैं, सीलिया टफ्ट बनाती हैं अंदर। जो मैं नेक्स्ट इसके अंदर आपको फिगर बना के दिखाता हूँ किस तरीके से। ये एक ट्यूब है जिसको हम एक्सक्रिएटरी डक्ट का नाम देते हैं, और इसकी एंडिंग को एक्सक्रिएटरी पोर कहा जाता है। तो प्लेनेरिया क्लास फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस के जानदार हैं। क्लास है बेटा इनका टर्बिलेरिया, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस, क्लास टर्बिलेरिया, और इसका साइंटिफिक नेम है डिग्यूसा डोरोटोसेफाला। साइंटिफिक नेम है इसका, अर्थवाम का इसका जो है प्लेनेरिया का, वो है डिग्यूसा डिग्यूसा डोरोटो डोरोटो सेफाला, डोरोटोसेफाला। डिग्यूसा डोरोटोसेफाला is the scientific name of planaria। ये प्लेनेरिया का साइंटिफिक नेम है। प्लेनेरिया वाले जानदार में आप याद रखेंगे कि इनके अंदर फ्लेम सेल पाया जाता है। एक स्ट्रक्चर को हम फ्लेम सेल कह रहे हैं। तमाम फ्लेम सेल्स जो बॉडी के अंदर पाए जाते हैं उनको मिलाकर हम प्रोटोनेफ्रिडिया का नाम देते हैं। एक और चीज, ये प्लेटीहेल्मिन्थेस वाले जानदार जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जो प्लेनेरिया वाले जानदार हैं, ये हमें नॉर्मली फॉरेस्ट के अंदर सॉफ्टिकेटेड एरिया में नियर टू फ्रेश वाटर जो है ये हमें मिलते हैं। और ये जानदार भी सॉफ्टिकेटेड होने की वजह से ये अपनी बॉडी से अमोनिया पास करते हैं। इनकी एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट क्या है बेटा? अमोनिया है। एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट क्या है इनकी? अमोनिया है। और इनका एक्सक्रिएटरी आर्गन कौन सा है, एक्सक्रिएटरी स्ट्रक्चर कौन सा है, उसको हम नाम देते हैं, एक स्ट्रक्चर को नाम दिया जाता है फ्लेम सेल। और तमाम फ्लेम सेल्स को हम मिलाकर कहते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया। प्रोटोनेफ्रिडिया का नाम देते हैं, प्रोटोनेफ्रिडिया। प्रोटो मीन्स फर्स्ट, नेफ्रिडिया मीन्स किडनी। फर्स्ट किडनी डेवलप्ड इन दीज ऑर्गेनिजम्स। दोबारा देख लें, दिस इज फ्लेम सेल, अगर नजर नहीं आ रहा तो प्रोटोनेफ्रिडिया। प्रोटोनेफ्रिडिया का क्या है? प्रोटोनेफ्रिडिया इन जानदारों की बॉडी के अंदर एक्सक्रिएटरी स्ट्रक्चर है। दीज आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म दैट डेवलप एक्सक्रिएटरी स्ट्रक्चर, और वी कैन से द प्रोटोनेफ्रिडिया। प्रोटोनेफ्रिडिया डेवलप करने वाले ये पहले जानदार हैं। इससे पहले जो ये पोरिफेरियंस हैं और निडेरियंस हैं, इनमें कोई एक्सक्रिएटरी ऑर्गन नहीं है, कोई एक्सक्रिएटरी स्ट्रक्चर नहीं है। वो डायरेक्टली सेल मेम्ब्रेन या बॉडी सरफेस से ही एक्सक्रिएट आउट करते हैं। जबकि ये जानदार जिनको हम नाम दे रहे हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस, फ्लैटवर्म्स का नाम दे रहे हैं, ये जानदार इनमें प्रोटोनेफ्रिडिया पाया जाता है। अब इनमें दो टाइप के जानदार हैं प्लेटफॉर्म्स में। प्लेटीहेल्मिन्थेस में दो टाइप के जानदार हैं। वन आर द फ्री लिविंग, दैट इज अ प्लेनेरिया जो हम पढ़ रहे हैं, एंड अदर आर द फ्लैटवर्म्स दैट आर पैरासाइटिक। जो पैरासाइटिक हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो हम आगे आ रहे हैं तो वो भी आपको बता रहा हूँ कि ये कैसे और किस तरीके से हैं। हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे, वहां पे ये स्ट्रक्चर आपको मैं ड्राइंग से बना के दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से है। बेटा आप इस चीज को देखें, पहले मैं एक फिगर बनाऊंगा, एक जो है प्रोटोनेफ्रिडिया में एक फ्लेम सेल को बना रहा हूं। ये दिस इज सिंगल फ्लेम सेल, दिस इज सिंगल फ्लेम सेल है, और इसके अंदर ये टफ्ट ऑफ सीलिया मौजूद है। ये सीलिया है, ये क्या है बेटा? सीलिया है, सीलिया टफ्ट बंडल ऑफ सीलिया है। ये सेल मेम्ब्रेन है, और इस जगह पे ये न्यूक्लियस अवेलेबल है। दिस इज न्यूक्लियस,
और इस पूरी स्ट्रक्चर को हम नाम दे रहे हैं कि दिस इज फ्लेम सेल। फ्लेम सेल, एक पूरी स्ट्रक्चर को हम नाम दे रहे हैं कि ये है बेटा फ्लेम सेल। एक जो पूरी स्ट्रक्चर है उसको हम नाम दे रहे हैं कि ये है फ्लेम सेल। अब ये फ्लेम सेल जो है, इसके बाहर इस जगह पे बंडल ऑफ बॉडी सेल्स अवेलेबल है। बंडल ऑफ नंबर ऑफ बॉडी सेल्स या टिश्यूज अवेलेबल हैं, और उन टिश्यूज को हम नाम देते हैं मेसेनकाइमा सेल्स। बॉडी सेल्स अवेलेबल है। कौन सा सेल है बेटा ये? मेसेनकाइमा। मेसेनकाइमा, और वी कैन से द बॉडी सेल्स। इनमें एक और चीज आपको नोट करनी है, वो ये है कि दे डू नॉट पजेस सर्कुलेटरी सिस्टम। इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता। किनके अंदर बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता? प्लेटीहेल्मिन्थेस के जानदार में। तो इस वजह से हमारे पास क्या है कि हर सेल में एक्सक्रिएटरी मटेरियल बनता है, और वो एक्सक्रिएटरी मटेरियल हम ब्लड में ऐड करते हैं, फिर ब्लड उसको लेकर किडनी के पास आता है। जबकि ये जानदार इनमें ऐसे नहीं है। इनमें बेटा क्या है कि इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट है। तो हर टिश्यू से, हर सेल से डायरेक्टली एक्सक्रिएटरी मटेरियल को कलेक्ट करने की जरूरत पड़ती है। तो एक्सक्रिएटरी मटेरियल को कलेक्ट करने के लिए क्या किया जाता है कि इस जगह पे जो एक्सक्रिएटरी मटेरियल बनेगा, इस जगह पे बॉडी टिश्यूज से, जिनको आप मेसेनकाइम सेल से रहे, उनसे एक्सक्रिएटरी मटेरियल जो बनेगा वो अंदर एब्जॉर्ब किया जाएगा बाय द मेम्ब्रेन ऑफ फ्लेम सेल। से फ्लेम सेल की मेम्ब्रेन से उसको एब्जॉर्ब किया जाएगा। जब मटेरियल बेटा अंदर आ जाएंगे, इसे एक्सक्रिएटरी मटेरियल अंदर आ जाएगा, तो ये सीलिया जो है ये क्या करते हैं? फ्लैकर करते हैं, मूवमेंट करते हैं। सीलिया की मूवमेंट का मेन मतलब ये है कि पानी को, एक्सक्रिएटरी मटेरियल को आगे पुश करना। ये जो नीचे एक ट्यूब दिखाई गई है, दिस इज नॉन एज कलेक्टिंग डक्ट। बेटा इस कलेक्टिंग डक्ट के साथ बहुत सारे फ्लेम सेल कनेक्टेड होते हैं। दिस इज कलेक्टिंग डक्ट। इस कलेक्टिंग डक्ट की तरफ मैं आ रहा हूं। इस एक कलेक्टिंग डक्ट के साथ, क्योंकि प्लेनेरिया में दो लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल मींस लेंथ वाइज, अगर मैं एक प्लेनेरिया की भी फिगर बना रहा हूं, इधर ड्रा कर दूं छोटी सी, तो आप देख सकेंगे इधर, फॉर एग्जांपल दिस इज प्लेनेरिया। इस प्लेनेरिया की बॉडी इस तरीके से हम बना रहे हैं ये। तो इसके ऊपर लेंथ वाइज ऐसे लॉन्गिट्यूडनली दो बड़ी ट्यूब पाई जाती हैं। दीज ट्यूब्स आर नोन एज कलेक्टिंग डक्ट। इनको हम क्या कह रहे हैं कि ये है कलेक्टिंग डक्ट। और इस कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स हैं, जो आपके बुक में फिगर बनी हुई है। अगर आप देखना चाहें तो वहां पे इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर नजर आ रही होगी। और ये एक एक जो मैं बना रहा हूं, इसको हम फ्लेम सेल कहते हैं। एक एक जो मैं बना रहा हूं, इसको हम फ्लेम सेल कहते हैं। ईच एंड एवरी स्ट्रक्चर इज नोन एज फ्लेम सेल। सबको मिलाकर हम प्रोटोनेफ्रिडिया का नाम देंगे। सिंगल इज नोन एज फ्लेम सेल। फ्लेम सेल एक एक को कह रहे हैं। तमाम फ्लेम सेल्स जो इस जगह पे मौजूद हैं, इनको मिलाकर हम नाम देते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया। अब दो कंसेप्ट हैं, दो चीजें, एक है फ्लेम सेल और दूसरा है बेटा प्रोटोनेफ्रिडिया। प्रोटोनेफ्रिडिया। फ्लेम सेल हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनके अंदर टफ्ट ऑफ सीलिया मौजूद है। ये वाला जो टफ्ट है, बंडल ऑफ सीलिया अवेलेबल है इस वजह से। और इनको हम नाम देते हैं कि ये प्रोटोनेफ्रिडिया क्यों है? क्योंकि ये पहली मर्तबा किडनी वाला काम करने वाला जो सेल है, या किडनी के काम करने के लिए जो स्ट्रक्चर है, वो पहली मर्तबा इस जगह पे डेवलपमेंट हुई है। तो पहली मर्तबा ऐसी स्ट्रक्चर जो एक्सक्रिएशन के लिए एनिमल्स किंगडम्स के अंदर बनी है, एनिमल किंगडम के अंदर बनी है, इस वजह से इसको हम नाम दे रहे हैं कि ये प्रोटो मीन्स फर्स्ट, नेफ्रिडिया मीन्स किडनी। तो पहली मर्तबा किडनी होने की वजह से इन जानदारों में हम नाम देते हैं कि ये प्रोटोनेफ्रिडिया वाले जानदार हैं। दोबारा देख ले, मैं दोबारा इसको एक बना रहा हूँ, एक कलेक्टिंग डक्ट बनाऊंगा।
फिर उसके बाद बहुत सारे फ्लेम सेल्स बनाऊंगा, फिर उसके बाद एक्सक्रिएटरी पोर भी बनाऊंगा। तो पहली चीज आप देखें कि इनके पास फ्लेम सेल पाया जाता है, और ये फ्लेम सेल टिश्यूज में डिप होता है, टिश्यूज के साथ पाया जाता है। जैसे ही टिश्यूज के अंदर एक्सक्रिएटरी मटेरियल बनता है, उन टिश्यू सेल्स को हम नाम दे रहे हैं कि ये मेसेनकाइमा सेल्स हैं। जो टिश्यूज हैं उनको हम नाम दे रहे हैं कि ये मेसेनकाइमा सेल्स हैं। अब इन टिश्यूज से मेसेनकाइमा सेल से मटेरियल एब्जॉर्ब होकर किसके अंदर आता है, इस फ्लेम सेल के अंदर। फिर फ्लेम सेल के अंदर बंडल ऑफ सीलिया मौजूद है। सीलिया की फ्लैकरिंग होती है, ऐसे ऐसे मूवमेंट होती है जैसे आग का शोला, जैसे किसी मोमबत्ती को हम जला दें, किसी मोमबत्ती को चलाएं तो उसके ऊपर जो आग का शोला होता है वो किसी हवा के ऊपर जो है, हवा पे कैसे जो है लहरा रहा होता है, इसी तरीके से ये सीलिया जो है ये फ्लैकरिंग करते हैं। तो सीलिया की फ्लैकरिंग की वजह से इसका नाम रखा गया है फ्लेम। फ्लेम बनता नहीं इसमें, फ्लेम इस वजह से नाम रखा गया है कि अंदर जो टफ्ट है, अंदर जो बंडल है, वो फ्लेम की तरह है। तो फ्लेम की तरह होने की वजह से इसको हम नाम देते हैं कि ये फ्लेम सेल है। और पूरी मैंने एक स्ट्रक्चर भी बनाई है, दिस इज अ प्लेनेरिया, ये प्लेनेरिया के लिए बनाई है। अब मैं एक और फिगर बनाने जा रहा हूं जिसमें बहुत सारे फ्लेम सेल हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगे। हम एक फ्लेम सेल के साथ, फॉर एग्जांपल ये एक स्ट्रक्चर है, देखते जाएं। अब ये बेटा एक फ्लेम सेल है, दिस इज फ्लेम सेल, और ये मैं कलेक्टिंग डक्ट बना रहा हूं। फिर ये दूसरा फ्लेम सेल, फिर ये कलेक्टिंग डक्ट है, फिर ये तीसरा फ्लेम सेल है, फिर ये कलेक्टिंग डक्ट है, फिर ये चौथा फ्लेम सेल है, फिर ये कलेक्टिंग डक्ट है। फिर एक ट्यूब ऐसी बनती है जो बॉडी से एक्सक्रिएटरी मटेरियल को पास करवाती है। ये जो मैंने प्लेनेरिया के अंदर आपको लॉन्गिट्यूडनली दो ट्यूब बना के दिए थे, उनमें से एक ट्यूब है ये। तो दिस इज फ्लेम सेल। ये क्या है बेटा, ये सारे हैं फ्लेम सेल। ये हैं हमारे पास फ्लेम सेल। एक को हम फ्लेम सेल करें, ये तमाम जो है इनको मिलाकर हम नाम देंगे कि ये प्रोटोनेफ्रिडिया है। क्या कहेंगे इसके लिए हम, प्रोटोनेफ्रिडिया है, प्रोटोनेफ्रिडिया है ये। प्रोटोनेफ्रिडिया है ये। और इस जगह पे ये क्या है, दैट इज अ टफ्ट, ये बंडल है इस तरीके से, ये बंडल की फॉर्म में हमारे पास ये चीज अवेलेबल है। और ये सेंट्रली सीलिया अवेलेबल है। दोबारा मैं आपको बता रहा हूं कि एक एक स्ट्रक्चर जो है इसको हम कहते हैं फ्लेम सेल। ईच एंड एवरी, हर एक एक स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं कि ये फ्लेम सेल है। हर एक को बेटा नाम दिया जाता है फ्लेम सेल है, और हर सब को मिलाकर हम नाम देंगे कि ये प्रोटोनेफ्रिडिया। मतलब पहली मर्तबा किडनी वाला काम करने के लिए कोई चीज इन जानदारों की बॉडी के अंदर बनी है। प्रोटो मीन्स फर्स्ट, नेफ्रिडिया मीन्स किडनी। तो ये पहले जानदार हैं जिनके अंदर किडनी के काम करने के लिए कोई खास चीज बनी है, और उस खास चीज का नाम रखा गया है प्रोटोनेफ्रिडिया। अब इस जगह पे ये टिश्यूज अवेलेबल है बाहर से, इसको सराउंड कर रहे हैं बॉडी टिश्यूज, इसके बाहर जाए। जैसे मैंने पहले भी बनाया है, अभी भी अगर आप बनाना चाहें तो इस तरीके से आप एक स्ट्रक्चर बना दें कि भाई ये बॉडी टिश्यूज इसको सराउंड कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, दैट इज बॉडी टिश्यूज जो हैं इसको सराउंड कर रहे हैं। तो ये स्किन ऊपर से बना रहे हैं बिल्कुल ऐसे, और इस जगह पे ये एक्सक्रिएटरी पोर है। तो अब इन सेल से, ये जो बॉडी सेल्स हैं, इनमें से अगर कोई भी एक्सक्रिएटरी मटेरियल बनता है ऐसे, जैसे मैंने पहले भी फिगर बनाई थी कि इस जगह पे ये एक्सक्रिएटरी मटेरियल बाहर बन रहा है इस जगह पे, तो वो जो एक्सक्रिएटरी मटेरियल बाहर बन रहा है, अब उस एक्सक्रिएटरी मटेरियल को एब्जॉर्ब कराया जाता है। दैट एक्सक्रिएटरी मटेरियल एब्जॉर्ब बाय द मेम्ब्रेन ऑफ फ्लेम सेल। फ्लेम सेल की मेम्ब्रेन से बेटा अंदर एब्जॉर्ब कराया जाएगा उसको, फ्लेम सेल की मेम्ब्रेन से अंदर उसको एब्जॉर्ब कराया जाएगा ऐसे।
और जैसे ही एक्सक्रिएटरी मटेरियल अंदर आ जाएगा तो ये जो सीलिया अंदर अवेलेबल है, बंडल ऑफ सीलिया अवेलेबल है, ये सीलिया जो है इसको पुश करते हैं मूवमेंट के लिहाज से, तो एक्सक्रिएटरी मटेरियल आ जाता है किसके अंदर, दिस इज कलेक्टिंग डक्ट। ये क्या है बेटा, दिस इज कलेक्टिंग डक्ट है ये कलेक्टिंग डक्ट के साथ बहुत सारे फ्लेम सेल्स कनेक्टेड है। फ्लेम सेल्स एक्सक्रिएटरी मटेरियल को जमा करते हैं इधर, और ये एक्सक्रिएटरी मटेरियल इस जगह पे जमा हो रहा है, ये ऐसे आ रहा है इस तरीके से, और इस तरीके से ये मटेरियल जो है इस तरीके से ये अंदर आ रहे हैं। तो एक्सक्रिएटरी मटेरियल कहां पे जमा हो रहा है, इस जगह पे कलेक्टिंग डक्ट के अंदर, बाय द मूवमेंट ऑफ सीलिया। दोबारा सुन ली, ये करंट मींस फ्लो या धक्का देने के लिए फ्लेम सेल्स अवेलेबल है। फ्लेम सेल्स के अंदर जो सीलिया है, इस सीलिया का मेन काम क्या है, टू पुश द एक्सक्रिएटरी मटेरियल। एक्सक्रिएटरी मटेरियल को पुश करने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है बेटा, फ्लेम सेल की। दोबारा देख लें, फ्लेम सेल्स के बाहर एक्सक्रिएटरी मटेरियल ये जमा है, उस एक्सक्रिएटरी मटेरियल को कलेक्ट करने के लिए, एक्सक्रिएटरी मटेरियल को कलेक्ट करने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है, सीलिया के जो बाहर ये अंदर एब्जॉर्ब करने के लिए मेम्ब्रेन है, ये अंदर आ गया मटेरियल। अब इस मटेरियल को पुश करने के लिए ये सीलिया सीलिया ऐसे मूव करते रहते हैं ताकि एक्सक्रिएटरी मटेरियल को आगे धक्का लगता रहे, और ये एक्सक्रिएटरी मटेरियल आगे मूव करता रहता है। अब इस एक्सक्रिएटरी मटेरियल को आगे मूव कराया जाता है। जैसे बेटा ये एक्सक्रिएटरी मटेरियल आगे मूव करता है तो आगे आकर एक स्ट्रक्चर है, इसको हम नाम दे रहे हैं एक्सक्रिएटरी पोर। दिस इज नोन एज एक्सक्रिएटरी, इसको हम नाम देते हैं बेटा एक्सक्रिएटरी पोर। दिस इज एक्सक्रिएटरी पोर है ये क्या है, एक्सक्रिएटरी पोर है। तो ये स्किन पे अवेलेबल है, और जैसे ही कलेक्टिंग डक्ट मटेरियल कैरी करके आती है तो एक्सक्रिएटरी पोर को बॉडी से, एक्सक्रिएटरी मटेरियल को एक्सक्रिएटरी पोर की मदद से बाहर निकाला जाता है। तो एक्सक्रिएटरी मटेरियल को बॉडी से पास करने या कलेक्टिंग डक्ट से बाहर निकालने के लिए दो जगह यूज करते हैं। एक है डायरेक्टली पास आउट बाय द हेल्प ऑफ स्किन, और दूसरा है बेटा ये एक्सक्रिएटरी मटेरियल को डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पुट करते हैं। कहाँ पे, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पुट करते हैं इसको। तमाम एक्सक्रिएटरी मटेरियल्स जो हैं या तो स्किन से ही पास आउट हो जाएंगे बाय द हेल्प ऑफ एक्सक्रिएटरी पोर, अगर कुछ मटेरियल इस कलेक्टिंग डक्ट के अंदर बच जाता है, अगर खुदा ना खास्ता ये रिलीज नहीं हो पाता, तो आगे चलकर ये किसके अंदर पुट किया जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। रिमेनिंग मटेरियल, रिमेनिंग मटेरियल कहां पे ऐड किया जाएगा, रिमेनिंग मटेरियल जो है बेटा कहां पे ऐड किया जाएगा, एक्सक्रिएटरी, एक्सक्रिएटरी पोर से बाहर निकाला जाएगा या डाइजेस्टिव सिस्टम से इसको बाहर निकाला जाएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम, दोबारा मैं आपको बता रहा हूं, ये एक एक जो ट्यूब है, इस एक एक ट्यूब को या स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं कि ये है हमारे पास फ्लेम सेल। एक एक फ्लेम सेल क्यों नाम दे रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर सीलिया मौजूद हैं, बंडल ऑफ सीलिया हैं, और सीलिया जो है फ्लैकर करते हैं इसे, तो सीलिया की फ्लैकरिंग की वजह से हम नाम दे रहे हैं कि ये फ्लेम सेल है। अब एक और चीज कि ये फ्लेम सेल्स जो हैं, ये जो फ्लेम सेल्स हैं, ये फ्लेम सेल्स इस एक्सक्रिएटरी मटेरियल को कलेक्ट करके देते हैं कलेक्टिंग डक्ट में, फिर कलेक्टिंग डक्ट की मदद से स्किन से इसको बॉडी से पास आउट कराया जाता है। मैं अब जो है अनम्यूट कर रहा हूं आपको, आप में से किसी को हो सकता है इसमें से क्वेश्चन हो तो वो मुझसे पूछ ले। रेज योर हैंड बेटा। भावना कुमारी, यस। सर मेसेनकाइमा सेल्स का क्या काम होता है? बॉडी टिश्यूज को नाम दिया जाता है, बॉडी सेल्स जो होते हैं इसके उनको मेसेनकाइमा कहते हैं। मेसेनकाइमा बॉडी सेल्स के लिए यूज किया जा रहा है, जो बाहर उसको सराउंड एंड अराउंड अवेलेबल है, दैट्स नोन एज अ मेसेनकाइम सेल्स।
और कोई है? और कोई है तो बेटा इसमें से पूछ ले भले। जी बेटा, सफिया, फाइल, फिदा, पूछें। सर, एक मिनट। सर जी ये बेटा। जो एक्सक्रिएटरी मटेरियल है मेसेनकाइमेटिक टिश्यू से डायरेक्टली फ्लेम सेल से जाता है। ये देखें, इस जगह पे मैंने ये बनाया है, ये जो बॉडी टिश्यूज हैं वो बाहर रिलीज करते हैं, तो उनके हर टिश्यू के साइड में ये फ्लेम सेल्स अवेलेबल है, क्योंकि पूरी बॉडी का एक्सक्रिएटरी मटेरियल जो कलेक्ट करते हैं वो ये फ्लेम सेल्स करते हैं। और जैसे ही फ्लेम, डायरेक्टली कलेक्ट करते हाँ हैं। डायरेक्टली इस इनकी मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन से, मेम्ब्रेन के करीब जैसे ही एक्सक्रिएटरी मटेरियल आएगा तो ये एब्जॉर्ब, इनका एक्सक्रिएटरी मटेरियल क्या होगा? अमोनिया होगा। वैसे एक नाइट्रोजीनियस वेस्ट, इनका एक्सक्रिएटरी नाइट्रोजीनियस वेस्ट क्या होगा बेटा? अमोनिया होगा। तो ये डायरेक्टली एब्जॉर्ब सर करेंगे। जी बेटा। सर अमोनिया तो वैसे गैसियस फॉर्म में पाया जाता है, तो इनकी गैसियस बॉडी में नहीं, वैसे तो गैसियस फॉर्म में होता है कि बेटा देखें, वैसे तो आप जब भी पढ़ते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में होता है? गैसियस फॉर्म में होता है? हमारी बॉडी के अंदर वो गैसियस फॉर्म में नहीं होता है, डिसॉल्व्ड एसोसिएटेड फॉर्म में होता है, किसी न किसी के साथ एडेड होते हैं। तो जैसे कार्बन अच्छा डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन आप लेते हैं तो आपके ब्लड के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में नहीं होता, वो किसी न किसी तरीके से डिसॉल्व हो जाता है, किसी न किसी चीज के साथ वो एडेड होता है। तो इसी तरीके से ये अमोनिया अंदर अवेलेबल होते हैं। और सही कोई, है। ओके सर। और कोई बेटा जो पूछना चाहें? किसी को अगर कोई क्वेश्चन है